हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा 5 मार्च को यूजीसी नेट हिंदी का पेपर हुआ था उसके बारे में। आप लोग जानते हैं जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं, हम अभी तक जो है हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर सॉल्व हुआ था वो हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट में। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आए हैं या जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हिंदी का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है। तो जो हमारा प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ था वो हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम द्वितीय पाली का पेपर सोल्व करेंगे। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ आंसर की बिल्कुल ऑफिशियल है, मैंने एनटीए की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया है। तो हम अपना पेपर सोल्व करना शुरू करेंगे। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर मैंने बुक के पेज भी रखे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन कहाँ से, किस तरह से और कौन सी बुक से बन रहे हैं। तो आज हम ये पेपर अच्छे से अपना सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। यहाँ पर हमको देवनागरी लिपि का विकास क्रम बताना था। तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन जो है PYQ में पहले आ चुका है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इजी वाली कैटेगरी में आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 2। और मैं एक बुक का पेज रखा हुआ है, ये बुक वन लाइनर बुक है। ये मुझे बाकी बुक में भी मिला था, लेकिन इस बुक में टेबल बनाकर दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इस बुक का पेज रख लिया। ये बुक मुझे लगता है सभी के पास होगी, वन लाइनर बुक है। इसमें यहाँ पर पूरा विकास क्रम बताया गया है कि पहले ब्राह्मी लिपि आई थी, फिर उसकी 2 शैली दक्षिणी और उत्तरी, फिर उत्तरी शैली में गुप्त लिपि आई, फिर सिद्धमातृका लिपि आई और उसके बाद देवनागरी लिपि आई, जो कि यहाँ पर पीछे क्रम में पूछा गया है। पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और उसके बाद देवनागरी लिपि। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ये भी इजी क्वेश्चन ही है। 5 मानी गई है व्यंजन की संख्या। यहाँ पर मैंने जो है बुक का पेज भी रखा हुआ है। ये हिंदी ग्रामर की बुक है, वसुदेव नंदन अग्रवाल की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है हिंदी व्याकरण की। ये मैंने वहाँ से पेज रखा है। ये आपको कामता प्रसाद गुरु की जो बुक आती है हिंदी व्याकरण, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा कोई हार्ड वाले नहीं थे। यह गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1957। ये तो वन लाइनर है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। आगे चलेंगे। बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, भदोरी, मनाफरी, खटोला। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी बुंदेली बोली की जो उपबोलियों में बनाफरी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये और किसी ऑप्शन में भी नहीं मिलती, तो यहाँ से आपका ये हो जाना था। आगे चलते हैं। आगे, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है। तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का। अब ये क्वेश्चन भी पहले PYQ में आ चुका है। जिन स्टूडेंट ने PYQ सोल्व किए होंगे उन्हें पता होगा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने जो है बुक का पेज रखा हुआ है, यहाँ पर एक क्लियर कोटेशन दी हुई है। और ये बुक कौन सी है, हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र की बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है और इम्पोर्टेंट बुक है जो UGC नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस बुक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं UGC नेट के एग्जाम में। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि तो पंक्ति रखी हुई है। आगे चलेंगे। आगे है, ये भी कोटेशन है, लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया आदि कहते हैं, वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त है और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। किसका कथन है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे चलेंगे। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा देवी शंकर अवस्थी। देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ हमें याद ही करनी पड़ती है। आगे, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है अंधयुग। ये भी इजी क्वेश्चन है। इजी क्यों है, पहले भी PYQ में बहुत बार अंधयुग की कथा पूछी जा चुकी है।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर भी एक पंक्तियाँ हमको बताना है किस उपन्यास के बारे में है। पंक्ति देख लेते हैं। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा निशाए हिंदू। अब आप मुझको कमेंट कर बताइएगा निशाए हिंदू का प्रकाशन वर्ष और परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष, या आपकी जिम्मेदारी आप मुझे कमेंट कर बताओगे। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लक्षणमूला ध्वनि का भेद है। तो यहाँ पर जो है ध्वनि के भेद खूब पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर तो हमारा हो जाएगा 3। लेकिन ये क्वेश्चन आया कहाँ से है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये बुक है गणपति चंद्र गुप्त की बुक है। यहाँ पर मैंने बुक का नाम भी लिखा हुआ है। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि लक्षणमूला ध्वनि के भेदों को लीजिए। सर्वप्रथम इसके 2 भेद है, अर्थांतर संक्रमित वाच्य जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, और एक है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। तो एग्जाम इन दोनों में से ये ऑप्शन में था, तो हमारा आंसर ये हो गया सही। आप देख लीजिए पीछे भी यहाँ पर लक्षणमूला ध्वनि के भेद पूछे हैं, तो इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक क्लियर लिखा हुआ भी है कि इसके 2 भेद है, दोनों भेदों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि यही पूछे। तो जो जून वाले स्टूडेंट है वे ये चारों ऑप्शन अच्छे से तैयार कर ले, मतलब ध्वनि जो संप्रदाय है उसको खूब अच्छे से पढ़कर जाइएगा। आगे क्वेश्चन है, ये भी जो है गणपति चंद्र गुप्त वाली बुक से ही है। भामह ने अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 वक्रोक्ति। अब देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने बुक का पेज रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ है। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैंने मार्क भी कर दिया, आप देख लीजिएगा। ये भी गणपति चंद्र गुप्त वाला पेज है। अब यहाँ पर है, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो उनका 1893 में हुआ था। यहाँ पर उनका जब वे भारत में आई थी वो वर्ष पूछा गया है, तो 1893। आगे, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्र अर्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 रामकृष्ण परमहंस। आगे क्वेश्चन है, ये भी पंक्तियाँ पूछी गई है, किसकी है, किस लेखक का कथन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। देखो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये समझाने के नहीं होते। आपने अगर चीज़ें पढ़ी है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस लेखक का है। आगे चलेंगे। आगे, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो ये सबको पता ही होता है, समाचार सुधावर्षन। मैं इसलिए कह रही हूँ सबको पता होता है क्योंकि ये भी PYQ में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन हमेशा मैं आपको कहती हूँ यदि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो PYQ बहुत अच्छे से कर जाइएगा। 10-15 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते ही है। असाध्य वीणा कविता में प्रियवंत ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। असाध्य वीणा कविता UGC नेट के यूनिट 5 में लगी हुई है, तो वहीं से ये क्वेश्चन था। आंसर हो जाएगा हमारा 2। जिसने कविता पढ़ी होगी वो तुरंत इसका आंसर बता देगा। तो जो ये क्वेश्चन है, अभी हमारे हिंदी कविता वाले क्वेश्चन शुरू हुए हैं, तो हमें करना क्या है, यूनिट 5 में जो कविताएं लगी हैं उनको हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उनसे डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो जून के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पर है, सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतिक है? तो ये भी जो भ्रमर गीत है सूरदास का, वहां से ये पूछा गया। आंसर हो जाएगा 2 उद्धव। आगे, शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? ये भी हमारे सिलेबस में कविता लगी हुई है। आंसर हो जाएगा दोहा। आगे, सुनी है कि नाई यह प्रगट कहावती जू काहू कल पाए है सू के कल पाए है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर है, ये मैलाचल उपन्यास का एक वाक्य है, सभी संथालों को दामुल होज हो गया। इस वाक्य में दामुल होज का अर्थ है। आंसर हो जाएगा 4 आजीवन कारावास। वही ये क्वेश्चन बड़ा डीपली था। चलो पंक्ति पूछी जाती थी वो ठीक है, लेकिन अब जो वहाँ पर पंक्ति पूछी गई है उसमें से कोई शब्द निकाल लिया और इसका अर्थ पूछ लिया, तो थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे यहाँ पर भी ये भूमिका से क्वेश्चन है उपन्यास की। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद
अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? तो आंसर हो जाएगा हमारा 4, राग दरबारी। इसके राइटर सबको पता ही है, श्रीलाल शुक्ल। आगे, वतन की फिक्र कर, ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? तमस। मैं आपको एक चीज़ और कहूँगी, जो रचनाएं हमारे सिलेबस में लगी हो, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, अगर उनमें कोई गीत आया है तो उन्हें नोट कर ले। आजकल गीत बहुत पूछे जा रहे हैं, अभी आगे भी 1-2 क्वेश्चन गीत के मिलेंगे। जैसे तमस उपन्यास में आया तो ये पूछ लिया कोई किस उपन्यास की पंक्ति है। तो ये जो गीत वाले हैं इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आप पूरा उपन्यास भी नहीं पढ़ते तो उसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए और एक बार चेक कर लीजिए कि उनमें कोई गीत तो नहीं है। अगर है तो उनके अलग से नोट्स बना लीजिए, इतना काम जरूर कर लीजिएगा आप। आगे चलेंगे। आगे ये जो है उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, वहाँ से एक क्वेश्चन है कि ये किसका कथन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 4, महामाया भैरवी। आगे ये अब कहानी से क्वेश्चन शुरू हो गए। पहले हिंदी कविता से आए थे, फिर उपन्यास से, और अब कहानी से क्वेश्चन शुरू हो गए। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। ये कथन किस कहानी का है? तो वही कहानी आपको कंप्लीट सारी पढ़नी है। आंसर हो जाएगा हमारा पिता। ये चारों ही कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है और आंसर है पिता कहानी से ये पंक्ति है। आगे, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? तो चीफ की दावत कहानी लगी हुई है सिलेबस में, वहाँ से एक क्वेश्चन था। आंसर है 4। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने पेज रखा है कहानी का जहाँ पर ये फुलकारी की बात हुई है। तो यहाँ पर यदि आप इसको पढ़ते हैं तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि जो चीफ थे उन्हें फुलकारी बड़ी पसंद आई थी। यहाँ पर आप देख भी रहे होगे, मैंने इसीलिए जो मेन चीज़ थी जो क्वेश्चन में पूछी गई थी वहाँ पे मैंने कहानी का फोटो लेके वो आपको रख दिया। ये चीफ की दावत कहानी से है। वैसे चीफ की दावत कहानी सभी स्टूडेंट ने पढ़ी होगी, काफ़ी अच्छी भी कहानी है, बड़ी रुचिकर कहानी है, पढ़ लीजिएगा जिन्होंने नहीं पढ़ी है। आगे चलेंगे। निम्न अंकित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? फिर एक और गीत का क्वेश्चन आया। कहानी में तीसरी कसम कहानी की बात करें तो उसमें काफ़ी गीत आए हैं। तो ये 4 गीत दिए हुए हैं, इनमें से पूछा है कौन सा नहीं आया है। ये नहीं शब्द भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, बाकी तीनों आए हैं। मैंने यहाँ पर तीनों गीत रखे हुए हैं आगे। ये तीनों मैंने जो है बुक से ही लिए। जो कहानी है तीसरी कसम उप मारे गए गुलफाम, कहानी का पूरा नाम ही है तीसरी कसम उप मारे गए गुलफाम। तो उस कहानी में गीत आए काफ़ी सारे। तो ये तीनों गीत आप देख रहे होगे हमारे एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। और जो सिलेबस में लगी हुई है कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, वहाँ से खूब भर भर कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपने कहानी पढ़ी होगी और गीत के नोट्स अलग से बनाए होंगे तो आपने एक क्वेश्चन कर लिया होगा। आगे चले गए। फिर ये क्वेश्चन भी रिपीट है, PYQ का ये क्वेश्चन। सिद्धों और नागनी, यहाँ पे नाथपंथी होगा, नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये मैंने बुक में से भी रख दिया है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ से ये पंक्ति जो कि तो पूछी गई है, लेकिन ये जो है PYQ में भी काफ़ी बार पंक्ति पूछी जा चुकी है। आगे चलेंगे। यहाँ पर ये नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक से ये पंक्ति आई है। पूछा है ये संवाद किसके द्वारा कहा गया था? तो आंसर हो जाएगा पंदत। यदि आप स्कंदगुप्त नाटक देखेंगे तो वहाँ पर ही आपको पंक्ति मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जयमाला। जयमाला किस नाटक की पात्र है? स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है।
ठीक है। जब आप चंद्रगुप्त नाटक ओपन करते हो बुक में तो सबसे पहले पात्र परिचय दिया रहता है। तो वहाँ पर पुरुष पात्र दिए रहते हैं, स्त्री पात्र दिए रहते हैं। यहाँ पर मैंने जो है स्त्री पात्र का रखा है। अभी मेरे पास वो नाटक की बुक नहीं थी तो मैंने जो वेबसाइट है hindisumay.com तो वहाँ से मैंने ये लिया है। तो आप देख रहे होगे नीला लीला ये भी चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है और एलिस भी। तो बची कौन? जयमाला। जयमाला मैंने आपको बता दिया स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। आगे चले गए। ये आधे अधूरे नाटक से था। पंक्ति पूछा था किसके बारे में है, किसने कही है? एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। तो ये ओम शिव पुरी। आगे, जिंदगी स्वयं एक मान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइया है, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना काम करते जाए। अंजू दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा है? देखो आप एक चीज़ देख रहे हो, ये मैंने नोटिस की थी पिछली बार भी और इस बार भी एग्जाम में। जो पंक्ति एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है तो वे पंक्ति दोबारा पूछी जाती है पर नए तरीके से। क्या कर दिया, हर बार ये पूछा जाता था किस नाटक की पंक्ति है या किसने कही है। इस बार ये संवाद किन दो जनों के बीच जो है यानी किसने किससे कहा है। तो अंजलि द्वारा कहा गया था ये अनीमा को। तो जो पंक्ति आपके पेपर में पहले आ चुकी है तो उनके बारे में ये चीज़ें आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ पर कही गई है, किसने कही है और किसके बारे में कही है और किससे कही है, ये तीनों चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त नाटक की भी, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इन 3 नाटक की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी पंक्ति एग्जाम में पूछी ही जाती। ये मैं जून वाले एग्जाम के लिए थोड़ा आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये मैंने बुक का पेज रखा है अंजू दीदी नाटक का। आप देख रहे होगे यहाँ पे अनीमा और अंजलि का संवाद चल रहा है तो उसी के बीच में ये पंक्ति आती है। तो अंजलि ने अनीमा से कहा था। आ गया, ये भी निबंध है। निबंध से पंक्ति है, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रम से विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये किस निबंध की पंक्ति थी। तो क्वेश्चन तो था उपयुक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, पूर्व फाल्गुनी। यहाँ पर मैंने रखा हुआ भी है पेज, ये भी मैंने hindisumay.com से निबंध डाउनलोड किया था, अभी वहीं से ये रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर बात चल रही है पूर्व फाल्गुनी की और ये पंक्ति जो है एग्जाम में आई थी। तो निबंध हमें इस तरह पढ़ने हैं, थोड़ा अपना दिमाग खोलकर ये निबंध पढ़ने हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है डीपली पूछे जा रहे हैं। आगे, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। यह पंक्तियाँ किस निबंध की आपको बतानी है? तो 2, मजदूरी और प्रेम। ये चारों निबंध हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? आंसर तो हो जाएगा 4। अब आपको ये बताना है हर बारिश में किसका निबंध है। कमेंट कर आप मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी क्लास कितनी सीरियस होकर देख रहे हो। तो आपके कमेंट ही बताएंगे। तो बताइएगा हर बारिश में किसका निबंध है। बाकी तीनों निबंध ये विवेकी राय के है। ये बुक का पेज है, हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी की बुक है। तो ये मैंने मार्क कर दिया था जो एग्जाम में पूछा गया था। ये सारे विवेकी राय के ही निबंध है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। जब आप ये निबंध पढ़ते हैं संस्कृति और सौंदर्य, ये नामवर सिंह का निबंध है, पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो उसमें जो है आपको बहुत सारे निबंध का जिक्र मिलेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का जिक्र मिलेगा उसमें। तो यहाँ पर पूछा गया है किस निबंध का उसमें उल्लेख नहीं था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा 4, बाकी तीनों का उल्लेख है। यदि आप निबंध पढ़ते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा। आगे यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एक बात, मैंने अभी तक जो आपको फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व करवा दिया है। तो जिन्होंने अभी तक ये नहीं देखा है क्लास तो जाकर देख लीजिएगा। और यदि आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है तो ऊपर मैंने आइकॉन बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप क्लास देख लीजिएगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते। ये भी आपको जो है रामचंद्र शुक्ल की बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, वहां से आपको मिल जाएगा। आंसर है इसका 2। भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो क्रम और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। यह कथन किस पुस्तक में है? तो ये अब आपकी शुरू हो गई जो यूनिट 10 वाली अन्य गद्य विधाएं आपके सिलेबस में लगी हुई है, वहां से एक क्वेश्चन आया। संस्कृति के 4 अध्याय में ये पंक्ति है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह से संकलित है? तो ये तो इजी क्वेश्चन था, स्मृति की रेखा से। ये चारों ही महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। आगे, शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया? आंसर है व्यास। यह आपको आवारा मसीहा से एक क्वेश्चन था। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपालिका, संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। यह कथन किसका है? तुलसी राम का। आगे है, अब यहाँ पर ये कोड वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। तो यहाँ पर पहले आंसर देख लेते हैं 3, बी, सी और डी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपके थोड़ा इनमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो इनको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें 1-2 पॉइंट ऐसे मिलते हैं जो बहुत इजी होते हैं और उन्हें निकाल कर हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ये कोड वाले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी, डी। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। गुजरात के नगर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। ये तीनों जो है सही है। आगे चलिए। अवधि और व्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से। बिल्कुल सही है, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पूर्वी हिंदी की कौन सी भाषा है, कौन सी नहीं है। वह इस बार क्या करा, थोड़ा पॉइंट में बनाकर दे दिया है। फिर जो यहाँ पर आंसर पहले देख लेते हैं, ए, बी, ई। बी क्या है? अवधि में ए, ओ स्वर का उच्चारण अंग, औ के रूप में होता है, किंतु व्रज में ये स्वर अ, औ के रूप में उच्चारित होते हैं। फिर अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा पर सर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता। तो ये 3 पॉइंट जो है हमारे सही है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प कीजिए, चुनिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास द्वारा की गई। आप देखो, आप खुद देख लीजिए, ये पंक्ति कितनी बार पूछी जा चुकी है कि किसकी पंक्ति है ये। तो बस इस बार थोड़ा पॉइंट में बनाकर इन्होंने दे दिया है। तो हमारा जो है ए तो बिल्कुल सही है। तो हम देख लेंगे ए किन किन ऑप्शन में है। ए हमारा है 1 और 4 में। फिर 1 और 4 में बात करें तो बी, यानी बी भी हमारा सही हुआ, क्योंकि ए सही है और ए के साथ बी दोनों में है, तो बी भी सही हुआ। अब हमें देखना है सी सही है या ई, ये देखना हमें। जम्बूनाथ का जन्म तालवा बीकानेर में हुआ, गलत है। ई पॉइंट देखेंगे। दादू की समर रचनाओं को अंकवधु से संत रज्जब ने संकलित किया। ये भी PYQ में आ चुका है क्वेश्चन पहले, ये वाला भी और ये वाला भी PYQ में आ चुका है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4, A, B और E। आगे, यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3, A, B और E। यहाँ पर देखो जो है ये क्वेश्चन जो है हम आराम से बाद में सोल्व करेंगे। अभी जो है मैंने ज़्यादा प्रयास किया कि आप लोग एक बार अपने आंसर की चेक कर ले, आप क्वेश्चन पेपर देख ले किस तरह का आया है। फिर अगला क्वेश्चन है, नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहले जो मेरी पॉइंट पर नजर गई वो गई थी, प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है। नहीं, ये गलत है। प्रसाद का जो अंतिम नाटक है वो ध्रुव स्वामिनी है। तो हमारा सी पॉइंट गलत होगा। तो हमारा सी कहाँ पर है देख लेंगे, केवल 3 में, यानी 3 तो हमारा है ही नहीं आंसर। फिर हम देखेंगे, प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुए। ये सही पॉइंट है, यानी डी, जिनमें डी है हमारा वो आंसर। 2 और 4 में डी है। डी के साथ बी भी दोनों में है, तो बी भी है हमारा सही। अब देखेंगे ए सही है या ई। पहले हम देख लेते हैं ई। भुवनेश्वर के नाटकों में प्रेम संबंधों की पवित्रता एवं कोमलता तथा प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार मिलता है। ये तो गलत है।
उसके बाद ए पॉइंट ही बचा तो वही हमारा सही होगा, यानी ए, बी और डी हमारा सही हुआ आंसर 2। तो इस तरह की भी आप पेपर जो है सोल्व कर सकते हैं थोड़ा एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। रिपोर्टाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से भी 3 पॉइंट जो है रिपीट हो चुके हैं। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है, बिल्कुल सही है। इस रचना विधा का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, गलत है ये पॉइंट। फिर यहाँ पर जो है अगले पॉइंट, इस पॉइंट की बात करें 4th पॉइंट की, तो ये भी PYQ में पहले आ चुका है। आंसर हमारा हो जाएगा A, C और D, A, C और D। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन कौन से सही है। तो एक आंसर देख लेते हैं, A, C और E हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन कौन से सही है, कौन से मतलब सत्य कथन है वो बताने हैं हमें। आंसर है हमारा फॉर B, C और E। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है सरोज स्मृति जो कविता है उसके बारे में एक क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, A, C और E। आगे चलते हैं। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उप शीर्षक का वर्णन है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, भारत भारती जो है 3 खंड में है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो यहाँ पर ये वर्तमान खंड की बात कर रहे हैं, वो भी काफ़ी भागों में है, वर्तमान खंड भी, अतीत खंड भी और भविष्य खंड भी। तो यहाँ पर वर्तमान खंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा वर्तमान खंड का शीर्षक है कौन सा नहीं। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा B, C और E। आगे मैंने देखो भारत भारती बुक का पेज रखा हुआ है वर्तमान खंड का, तो जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे दुर्भिक्ष, कृषि और कृषक, और एक पॉइंट हमारे उसमें पूछा गया था, एक बार पीछे देख लेते हैं क्या था पॉइंट तीसरा हमारा, शिक्षा की अवस्था। तो यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा। तो ये 3 जो है हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। तो अब आपको देखो थोड़ा ना इंडेक्स भी थोड़ा ध्यान से अच्छे से देख कर जाना है एग्जाम में। आगे हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पर जो भूल गलती कविता है उसमें हमें बताना है किन किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है। तो इन तीनों को है C, D, E। आंसर हो जाएगा 4th। मानस कांस उपन्यास के पात्र है, ये तो इजी क्वेश्चन है, पात्रों के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी उपन्यास नाटक कहानी सबके पूछे जाते हैं। तो आंसर है A के B, C और D। झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है B, D, E, पूरनदेई, शीलो और बंटी। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है, एक तो इसमें हो जाएगा अम्मी तो थाई, ज्योति भी था और टीटू। ये तीनों जो है उपन्यास के बाल पात्र है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। ये कहानी है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई थी। इनमें से आपको ये 5 पॉइंट दिए, बताने हैं कौन से सही है कौन से नहीं। आंसर हो जाएगा B, C, D। आगे निम्नांकित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ पर ये 5 कहानी के बारे में है जो हमारे सिलेबस में 5 कहानी लगी हुई है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कहानी के विषय में सही है कौन सा नहीं है। तो आंसर है B, C, E। आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको इनकी विषय वस्तु पता होगा। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक ऐसा है विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिलती है, बिल्कुल सही है। धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है और राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। आगे चलेंगे। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु है, बिल्कुल सही है। अंधेर नगरी के पहले अंक स्थान बाजार है, गलत है। अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 में हुआ, बिल्कुल सही है। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है, सही है। इसके 5वें अंक का स्थान शमशान है, ये गलत है। यहाँ पर देखो मैंने ना आपको करवाया हुआ अभी था, मैंने वही स्लाइड रखी है क्योंकि ये बुक में तो पहले अंक का नाम मिलेगा, फिर पहला अंक कंप्लीट, फिर दूसरे अंक का नाम मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ये सारे अंक लिखे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जाम से पहले, एक बार फिर से देख लीजिएगा जो जून वाले स्टूडेंट है। आगे चले गए। फिर ऐसे ही क्वेश्चन है भारत दुर्दशा के बारे में भी है। प्रकाशन वर्ष पूछा गया, अंकों का स्थान पूछा गया, पंक्ति पूछी गई है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 4th B, D और E। यहाँ पर भी जो है मैंने आपको ये
अंकों के नाम एक बार फिर से यहाँ पर लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा, भारत दूरदर्शन नाटक के। फिर अंधा युग नाटक के बारे में। अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारे सिलेबस में देखो नाटक लगे, अंधा युग से भी क्वेश्चन आया, चंद्रगुप्त से भी आया, स्कंदगुप्त से आया, भारत दूरदर्शन से भी आया, अंधेर नगरी से आया, अंजो दीदी से भी आया। तो आप देख रहे हो कितने नाटक से हमारे पेपर में जो है क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए जो आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी है उनको प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़कर जाइएगा। यहाँ पर ये अंधा युग नाटक के बारे में बताना था। आंसर है ए, सी और ई। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से संबंध, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको इनमें से बताने कौन से कथन नाखून क्यों बढ़ते निबंध के में आए हैं और कौन से नहीं आए हैं। तो आप निबंध भी थोड़ा अच्छे से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि इस बार ज़्यादा पंक्ति पूछी गई है निबंध से, तो जून वाले एग्जाम में भी ज़रूर पूछी जाएगी। तो थोड़ा इस बात को ध्यान में रखकर एग्जाम देने जाइएगा और अपनी तैयारी भी इसी के अनुसार कीजिएगा जो इस बार पैटर्न आया है, क्योंकि इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। अब यहाँ पर 4 की जगह 5-5 पॉइंट देने लगे हैं, तो इस पैटर्न को वे 1-2 साल जरूर फॉलो करेंगे। तो थोड़ा उसी तरह से अपनी तैयारी कर जाइएगा। तो यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की बात हो रही है, जो कि है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। आज तो हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं किस तरह का आया था, अपने आंसर चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको थोड़े दिनों बाद इसे डिटेल में करवाऊंगी। यानी जो आंसर सही है उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन जो गलत आंसर है हम उसके बारे में भी बात करेंगे अपनी उस क्लास में। आगे चलते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था, गलत। ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी, बिल्कुल सही है। या जब आप क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की, तो आपको यह आराम से सोल्व हो जाएगा। रामनरेश त्रिपाठी को दुलारे दुआवली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला था, गलत है। फिर है हमारा बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रति मास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया, सही। तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट सही हो जाएंगे, एक तो हमारा बी सही है, बी, डी और ई, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4th। स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो जैसा अभी पीछे भी एक क्वेश्चन देखा हमने स्मृति की रेखाएं का, और एक यहाँ पर, यानी एक ही रचना से 2 क्वेश्चन भी आए हैं। आंसर हो जाएगा ए, सी और ई। भोला राम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रचना भी हमारे पाठ्यक्रम में है। इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया, गलत। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है, बिल्कुल ये व्यंग्यात्मक रचना है भोला राम का जीव। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है, यही इसका विषय भी है भोला राम के जीव का। इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया है, गलत। इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है, बिल्कुल सही, यानी बी, सी और ई, यानी हमारा एक सही हो जाएगा। सूची अब ये मिलान वाले क्वेश्चन है। देखो मेरा मानना ये है, मिलान वाले क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन टोटल 20 हो, तो मेरे हिसाब से आपके 20 के 20 सही होने चाहिए, नहीं तो 19 तो सही होने ही चाहिए। ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं ये नंबर बनाने वाले होते हैं। जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको इन चारों का उच्चारण स्थान याद होना चाहिए। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा 4, ए का 3rd, बी का 1st, सी का 2nd और डी का डी। तो ये जो मिलान वाले क्वेश्चन है ये मैंने चेक किए कि इजी आए, आपको 1-2 का भी पता होगा तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा। यदि हम बात करें इसी की, ये यहाँ पर आलोचनात्मक निबंध है, यहाँ पे रचना पूछी गई है, तो आंसर है हमारा 4th, ए का 4th हो जाएगा। बी का मुक्तिबोध, ये रचना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नई कविता का संघर्ष मुक्तिबोध की। फिर सी का हमारा है नेमीचंद जैन, डी जो है विजयदेव नारायण शाही। आगे फिर यहाँ पर जो है रचना, यहाँ पे रचनाकार दिए हुए है इलियट, अरस्तु, कोलरिज, इनकी यहाँ पर रचनाएं दी हुई है, और ये चारों रचनाएं पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो वही मेरे अनुसार तो जो PYQ जो है काफ़ी रिपीट हुए है, हर बार क्या कहते हैं मिलान में जो है ये रचनाएं रिपीट होती रहती है, तो ये बिल्कुल ईजी वाले क्वेश्चन में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4th। आगे चलेंगे। यहाँ पर जो पत्र दी हुई है, पत्र पत्रिकाएं दी हुई है, और यहाँ पर उनके स्थान दिए हुए हैं कि कहाँ से पत्रिका निकलती थी।
तो यदि हम सबसे पहले भारत बंधु की बात करें तो अलीगढ़ से निकलती थी। देश हितैषी की बात करें तो अजमेर से। शुभ चिंतक की बात करें तो जबलपुर। और भारतेंदु कहाँ से निकलती थी पत्रिका? वृंदावन। ये भारतेंदु राइटर वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, पत्रिका का नाम है भारतेंदु। आ गया फिर यहाँ पर ये पुस्तक और लेखक दिए हुए हैं, देख लेते हैं इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो इसमें यदि हम सबसे पहले एक रचना की बात करें, कामायनी एक पुनर्विचार, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है, उसके रचना हमें पता होने चाहिए। तो मुक्ति बोध होते हैं। तो डी का थर्ड देख लो किस में है, किसी बाकी तीन में है ही नहीं, तो यहीं से हमारा सोल्व हो गया। मैंने इस रचना का इसलिए जिक्र किया क्योंकि अगर मैं इन चारों रचनाओं की बात करूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये रचना आएगी। मुझे इसका 100% पता होगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मुझे ये रचना बिल्कुल नई लग रही है। मान लो मुझे तीनों ही रचनाएं बिल्कुल नई लग रही है कि जहाँ तक है मैंने अभी तक इनको नहीं देखा है एग्जाम में, लेकिन मैंने कामायनी एक पुनर्विचार खूब एग्जाम में देखी है, तो मैं यहीं से अपना क्वेश्चन सोल्व करूँगी। डी का थर्ड, फोर्थ आंसर हो गया। आ गया फिर ये तो हजारों बार आ चुका है, मैलाचल किस गांव का है, गोदान किस गांव में है, राग दरबारी किस गांव की वर्णन की कथा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सिंगल भी पूछ लिया जाता है, शिवपालगंज गांव की कथा किस उपन्यास में, और मिलान में भी पूछ लिया जाता है। तो आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिर है नाटक और उसके पात्र। अंजो दीदी नाटक की बात करें तो ओमी, चंद्रगुप्त की बात करें लीला। अच्छा देखो, लीला पहले भी पूछी गई इसी पेपर में और यहाँ पर भी पूछ ली गई। स्कंदगुप्त, जयमाला, एक और द्रोणाचार्य, राजकुमार, यानी आंसर हो जाएगा हमारा वन हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। फिर निबंधकार है, यहाँ पर निबंध दिए हुए हैं। प्रताप नारायण मिश्र, मनोयोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटज, सरदार पूर्ण सिंह, सच्ची वीरता, तुम, चंदन हम्पानी, विद्यानिवास मिश्र। अब आप खुद बताइए कि ये चारों निबंध एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं या नहीं। आप खुद कमेंट कर मुझे बताइएगा जो ये मिलान वाले क्वेश्चन है ये रिपीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। आ गया फिर अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह, वन पार्की सुनो, नरेश मेहता, ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती। अब आप ठंडा लोहा की बात कर लो, हजारों बार एग्जाम में आ चुका है। बची हुई पृथ्वी, लीलाधर चकोरी, ये तीनों रचनाएं तो पहले PYQ में आ चुके हैं। पर ये क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हाँ मैं कहूँगी नया है। मिलान वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, कभी आप मानो मैं सारे क्वेश्चन बता रही हूँ, नहीं। मिलान वाले क्वेश्चन में अभी तक जितने भी आए थे वे सब रिपीट थे, ये नया क्वेश्चन था। रिपीट का मेरा मतलब है कि किसी ना किसी तरह एग्जाम में पहले वे पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा नया लगा, तो इसमें बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, देव का कुन। अब यहाँ पर जो है मिलान वाले क्वेश्चन खत्म हुए। इस बार क्या हुआ, 10 क्वेश्चन मिलान के दे रखे थे उन्होंने, 10 एक कालक्रम वाले क्वेश्चन है, इनके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे गलत लगा क्योंकि यहाँ पर आंसर जो NTA ने माना है वो A माना है, यानी 1 माना है आंसर, लेकिन 1 हमारा नहीं हो सकता क्योंकि चित्रलेखा सबसे पहले उपन्यास था। चित्रलेखा से पहले एक उपन्यास और था पतन तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। 34 में चित्रलेखा प्रकाशित हुआ था, तो यानी मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो 4th होना चाहिए। और अभी रिवाइज आंसर की आ जाने दो, मुझे पूरा यकीन है इसका आंसर चेंज होकर आएगा। आगे चले गए, ये दलित आत्मकथाएं हैं, इनको पहले से बाद के क्रम में लगाना था और ये 5 रचनाएं एग्जाम में आ चुकी है पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, EDABC। बीन व्यू में गीत के स्वम के संबंध में माधवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं, इन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। वही ये क्वेश्चन तो वही सॉल्व कर पाएगा जिसने ये बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये कविता जिसके याद होगी वही ये सॉल्व कर पाएगा इसमें। लेकिन जो है यहाँ पर आंसर हमारा 1 है, EBDCA। एक बार आप कविता देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आया था। फिर है इन जो उपन्यास को है इनको कालक्रम के अनुसार लगाइए, और ये 5 उपन्यास जो है हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, इसलिए जाहिर सी बात है हमें इनका प्रकाशन वर्ष याद होना ही चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 2, CADEB।
आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये भी बड़ा डीपली क्वेश्चन था, जिसने कहानी बहुत ध्यान से, कहानी तो हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पात्र पंक्ति देख लेते हैं, लेकिन ये देखना कौन सी घटना पहले आई थी कौन सी बाद में आई थी। और आकाशदीप कहानी की तो घटनाएं भी थोड़ी कन्फ्यूज वाली है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते पहले ये आई थी उसके बाद ये हुआ। तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, डीपली क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व कर लेते हैं, उन्हीं का जीआरएफ होता है। क्योंकि जो वे मिलान वाले क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वे तो हर कोई सही कर लेगा, लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन सही करेगा नंबर उनका आना है। तो आंसर हो जाएगा 2, EDACB। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देखिए एक कैसा क्वेश्चन था, संवादों का ही कालक्रम पूछ लिया। हम नाटक पढ़ते हैं लेकिन हम इस तरह बिल्कुल नहीं पढ़ते कि हमारे दिमाग में ये रहे कि ये पंक्ति पहले आएगी ये बाद में आएगी। तो ये बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन था, ये इस बार ही आया है। संवाद का कालक्रम कभी नहीं पूछा गया है, एग्जाम में पहली बार पूछा गया है, और दोनों शिफ्ट में पूछा गया था, प्रथम पाली में भी और द्वितीय पाली में भी। वहाँ पर भारत दूरदर्शन नहीं, अंधेर नगरी पर नाटक का पूछा गया था कालक्रम संवाद का, और यहाँ पर स्कंदगुप्त नाटक का पूछ लिया गया। आंसर तो हमारा हो जाएगा 2, BDCAE। मुझे तो जो है सबसे पहले ये तो पता होता है, क्योंकि बिल्कुल स्कंदगुप्त नाटक जहाँ से शुरू होता है पहली लाइन ही यही है, तो ये तो पता होता है। लेकिन चारों में B पहले दिया हुआ है, तो ये काफ़ी जिन्होंने सोल्व किया होगा उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़कर गए होंगे वे लोग। निबंध मजदूरी और प्रेम के उप शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मजदूरी और प्रेम निबंध की बात करें तो उसमें 10 शीर्षक है, तो उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाने थे। आंसर हो जाएगा हमारा 2, BADEC। अरे यायावर रहेगा याद में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो आप देख रहे हैं अध्यायों से कितने क्वेश्चन आए। भारत भारती का क्वेश्चन भी देखा हमने, वहाँ से था कि उसके कितने भाग है, कौन सा भाग है या नहीं है। फिर हमने यहाँ पर पीछे देखा मजदूरी और प्रेम निबंध से। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अरे यायावर रहेगा याद। तो जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, यानी याद उनका विभाजन हुआ है, अध्यायों में हुआ हो, खंड में हुआ हो, तो आपको उनके नाम याद होने चाहिए और क्रम भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर तो हमारा 2 हो जाएगा, DCAEB। फिर यहाँ पर जो है अभी कथन वाले क्वेश्चन सही हो गए कि 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ये क्वेश्चन हम आराम से बाद में करेंगे, अभी हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये दोनों कथन दिए हुए हैं दोनों सही है। आगे साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। ये सही है। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए। दोनों ये बिल्कुल सही है। साकेत भी हमारे पाठ्यक्रम में रचना लगी हुई है। फिर यहाँ पर जो है इलियट के बारे में क्वेश्चन है। इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थ होता है, उसे दाया या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। वही सही बात है। परंतु कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है। वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन हमारे सही हो गए। फिर ये हिंदी नवजागरण से था। हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिखे रहे थे। बिल्कुल सही बात है। सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे। ये तो गलत है। आंसर हो जाएगा 3। प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। फिर यहाँ पर एक गोदान की पंक्ति है, ये भी सही है। दोनों हमारे सही है। फिर सिंदूर के ओले नाटक से दोनों पंक्तियाँ, दोनों सही है। आगे शिव शंभू के चिट्ठे। इन चिट्ठों में 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम है। ओके, ये वाला तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अभी मेरे इतना याद नहीं है कि इसमें क्या मतलब कितने चिट्ठे किसके बारे में थे, लेकिन आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है दोनों सही है।
हम यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन वाले। जैसा कि मैंने पीछे बताया, ये जो 10 क्वेश्चन है जो अभी आप देखने वाले हो कॉम्प्रिहेंशन, ये हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए। क्यों सही होने चाहिए? क्योंकि इनके आंसर जो है हमें कॉम्प्रिहेंशन में ही मिल जाते हैं, बस थोड़ा हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको बताया 10 नहीं होते तो 9 तो बिल्कुल सही हो जाने ही चाहिए। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं एक बार इनके। अनुच्छेद का केंद्रीय विषय क्या था? कला और जीवन। जो अपने आंसर की चेक कर रहे हैं वे अपने आंसर चेक करते जाइएगा। अनुच्छेद के अनुसार कलाकार के लिए जरूरी नहीं है सामाजिक क्रांति करना। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि ईमानदार कलाकार के शत्रु कौन है? परिस्थितियां, व्यक्ति, दल। ये सब आंसर आपको जो है इसमें मिल जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कला चेतना जागृत कर जीवन की सच्चाई और सौंदर्य को सजीव रूप देना क्या कहलाएगा? साधना कहलाएगी। आगे फिर यहाँ पर जो है हमारा अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आज का युग किस प्रकार का है? क्रांति का युग है आज का, इस कॉम्प्रिहेंशन के अनुसार। फिर आगे यहाँ पर जो है हमारा अगला कॉम्प्रिहेंशन शुरू हो गया। अभी मैं आपको आंसर बता रही हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम कॉम्प्रिहेंशन को बड़े अच्छे से सोल्व कर ले। इसके लिए एक अलग से क्लास आएगी, उसमें कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको बता दूंगी हमें कैसे सोल्व करना चाहिए। भक्ति आंदोलन की सीमा क्या थी? वह मनुष्य की पीड़ाओं का समाधान, नया समाधान न दे सका। ये आंसर हो जाएगा हमारा। फिर भक्ति आंदोलन ने भाषाओं के प्रति क्या नीति रखी? तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। फिर भक्ति आंदोलन की जाति व्यवस्था को लेकर क्या नीति थी? भक्ति आंदोलन जाति प्रथा का विरोध करता था। भक्ति आंदोलन का केंद्रीय विश्वास है। आंसर हो जाएगा 1। फिर हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन जन आंदोलन बन सका क्योंकि जनता का बड़ा भाग, विशेष रूप से छोटे व्यापारी, शिल्पी और किसान किसी न किसी रूप में भक्ति से संबंध हुए। तो यहाँ पर जो है हमने अपना सेकंड शिफ्ट के भी 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का तरीका पसंद आया होगा। अभी थोड़ा टाइम कम था, टाइम कम इसलिए था क्योंकि मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि आप लोग अपने आंसर की चेक कर ले। आप लोगों को परेशानी आ रही थी और एक आप क्वेश्चन देख ले कैसे आ रही है जून वाले स्टूडेंट। लेकिन ये मानना कि बिल्कुल डिटेल में हम वो भी पेपर सोल्व करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब हमारा जून का एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो मैं आपको एक बार दोबारा से ये पेपर बड़े अच्छे से सोल्व करवाऊंगी। और बीच बीच में तो मैं PYQ करवाती ही रहती हूँ कि हमें इस तरह के ये क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। अब आप मुझको एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि अभी राजस्थान में एग्जाम हुआ था सेट का, तो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि उसको सोल्व करवा दीजिए। तो एक बार आप लोग भी बता दीजिएगा कमेंट कर आप चाहेंगे तो मैं करवा दूंगी हिंदी का ही। तो जिन बच्चों को ये सोल्व करना है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो पेपर सोल्व करवा दूंगी। और आज यदि आपका भी कोई डाउट है आंसर की को लेकर तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, या UGC नेट बच्चे जो जून वाला एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें कोई डाउट है तो वे भी ईमेल आईडी पर मुझको मेल कर दीजिएगा, या आप जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, क्योंकि यदि आपको हमारे जो मैं चैनल पर क्लास लेती हूँ उसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, क्योंकि मैं सबको पर्सनली भेजना पॉसिबल नहीं होता। तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो लोग एग्जाम देकर आए। और यदि आप जून वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मैं यहाँ पर आपको क्लास लेती हूँ, UGC नेट हिंदी की बिल्कुल फ्री क्लास होती है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।